नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत को आशा है कि चीन आपसी सहमति से लद्दाख से सेना हटाने का काम शीघ्र ही पूरा कर लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से सक्षम नीति, कानून और नियमों के साथ व्यवहार में बदलाव के जरिए प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनावों के लिए 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली से चुनाव लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की। रूपरेखा तय करने के लिए समिति की पहली बैठक सोमवार को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जबलपुर में राज्य न्यायिक अकादमी की दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने वाहन निर्माताओं को चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के निर्देश दिए। और खेलों में यूरोपियन हॉकी श्रृंखला में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज बेल्जियम में ब्रिटेन से। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। सात्विक चिराग की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। और क्रिकेट में इंग्लैंड के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन भारत पहली पारी में 7 विकेट पर 294 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के कमांडर तथा रक्षा मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों का दल शुक्रवार से चल रहे सम्मेलन में शामिल हैं। सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन आज समापन सत्र की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी समापन सत्र में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी सम्मेलन में शामिल हैं। सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों का 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक प्रमुख ब्रेनस्टॉर्मिंग इवेंट है, जो इस बार 3 वर्षों के अंतराल के बाद केवड़िया में हो रहा है। सूत्रों के अनुसार इस वर्ष के सम्मेलन के दायरे को बहुस्तरीय, इंटरैक्टिव, अनौपचारिक और सूचित घटना के साथ विस्तारित किया गया है, जिसमें तीनों सेना के विभिन्न रैंकों के लगभग 30 अधिकारियों और सैनिकों को भी जोड़ा गया है। जवान और जूनियर कमीशन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के मानव संसाधन विकास से संबंधित विशिष्ट सत्रों में भाग ले रहे हैं। समारोह के दौरान देश का संयुक्त स्तर का सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व देश की सुरक्षा की स्थिति और रक्षा तैयारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वर्ष 2015 से इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली से बाहर देश के विभिन्न स्थानों पर होता रहा है। वर्ष 2015 में इसका आयोजन नौसैनिक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर किया गया था। वर्ष 2017 में इसका आयोजन देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी और वर्ष 2018 में जोधपुर वायुसेना केंद्र में हुआ था। ये शीर्ष सैन्य सम्मेलन केवड़िया में ऐसे समय हो रहा है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत उम्मीद करता है कि चीन आपसी सहमति से सीमा पर गतिरोध खत्म करने के लिए बाकी बचे इलाकों से भी सेना हटाने का काम जल्द ही पूरा कर लेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इससे दोनों देश पूर्वी लद्दाख क्षेत्र से अपनी सेनाओं को हटाने का फैसला ले सकेंगे। इससे शांति का वातावरण बनेगा और दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले सप्ताह चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी।
उन्होंने चीन से पेंगोंग झील इलाके में गतिरोध समाप्त करने के लिए सेनाएं हटाए जाने पर जोर दिया था। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस वार्ता के दौरान भविष्य में लगातार संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की थी। भारत ने कहा है कि यदि पाकिस्तान के साथ उसका कोई विवाद है तो उसे द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत पाकिस्तान समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ सामान्य संबंध रखना चाहता है। पिछले महीने भारत और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि उन्होंने आपस में हॉटलाइन संपर्क के लिए तंत्र स्थापित करने पर विचार विमर्श किया है। दोनों पक्ष 25 फरवरी से नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम रखने पर भी सहमत हुए थे। दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की थी। संयुक्त बयान में कहा गया था कि दोनों पक्ष 24-25 फरवरी की मध्य रात्रि से नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में सभी समझौतों, सहमति और संघर्ष विराम का कड़ाई से पालन करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सक्षम नीतियों, कानूनों और नियमों के साथ ही व्यवहार में बदलाव के जरिए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सेरावीक पुरस्कार भारत के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध परंपरा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। I dedicate this award to the people of our great motherland India. I dedicate this award to the glorious tradition of our land that has shown the way when it comes to caring for the environment. गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग को लेकर लोगों के व्यवहार में अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति हमेशा से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने के महत्व पर जोर देती है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफान लोवेन के साथ कल वर्चुअल शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि देश पेरिस समझौते के प्रति वचनबद्ध है। हम पेरिस एग्रीमेंट में किए गए अपने कमिटमेंट पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। हम इन टारगेट्स को न सिर्फ अचीव करेंगे बल्कि उन्हें एक्सीड करेंगे। G20 देशों में शायद भारत ही अपने कमिटमेंट पर अच्छी प्रोग्रेस कर पाया है। पिछले 5 सालों में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पावर क्षमता 162% बढ़ी है और हमने 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगाने का टारगेट रखा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग के महत्व को भारत ने महसूस किया है। कोविड-19 के दौरान हमने रीजनल और ग्लोबल दोनों लेवल्स पर कोलैबोरेशन के महत्व को पहचाना है। विश्व को कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने के लिए भारत ने 150 से भी ज्यादा देशों को दवाएं और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए। हमने अब तक लगभग 50 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन भी उपलब्ध कराई है और आने वाले दिनों में और भी अनेक देशों को वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री लोवेन ने भारत स्वीडन वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान अनेक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों से संबंधित मामलों के सचिव विकास स्वरूप ने कहा कि 2015 के बाद दोनों नेताओं के बीच ये 5वां विचार विमर्श था। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी गई। पश्चिम बंगाल में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए 12 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। असम में इस चरण में विधानसभा की 39 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 12 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। असम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और असम जातीय परिषद ने उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर दी है। भाजपा ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली सीट से और मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने मतदान के 8 चरणों के 291 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वामपंथी दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची और 2 चरणों के मतदान के लिए सीटों के साझेदारी के फॉर्मूले की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल जाएंगे। वे रविवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर समिति बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केरल के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। श्री शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन की विजय यात्रा की समाप्ति पर तिरुवनंतपुरम में एक रैली को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत को आशा है कि चीन आपसी सहमति से लद्दाख से सेना हटाने का काम शीघ्र ही पूरा कर लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से सक्षम नीति, कानून और नियमों के साथ व्यवहार में बदलाव के जरिए प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली से चुनाव लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की। रूपरेखा तय करने के लिए समिति की पहली बैठक सोमवार को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जबलपुर में राज्य न्यायिक अकादमी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने वाहन निर्माताओं को चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के निर्देश दिए। और खेलों में यूरोपियन हॉकी श्रृंखला में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज ब्रिटेन से। पीवी सिंधु और के श्रीकांत स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। सात्विक चिराग की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। और क्रिकेट में इंग्लैंड के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन भारत पहली पारी में 7 विकेट पर 294 रन से आगे खेलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। श्री कोविंद जबलपुर स्थित राज्य न्यायिक अकादमी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना महामारी के बाद मध्य प्रदेश में किसी भी वीवीआईपी की यह पहली यात्रा है। दीक्षांत समारोह के बाद आज शाम को राष्ट्रपति जबलपुर के ग्वारी घाट में नर्मदा आरती में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कल दमोह भी जाएंगे और रानी दुर्गावती के प्रसिद्ध सिंगौरगढ़ किले के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति भी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। जबलपुर स्थित राज्य न्यायिक अकादमी नए सिविल जजों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को गुणवत्तापूर्ण न्यायिक शिक्षा प्रदान कर रही है। अकादमी में मौजूदा जजों के लिए भी नियमित रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए जाते हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जबलपुर। सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की है। समिति में 259 सदस्य हैं। ये समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देगी। एक रिपोर्ट। अगले वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अवसर को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाना चाहती है। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम इस वर्ष 12 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न मंत्रालयों से आयोजित कार्यक्रमों के बारे में मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति पहले ही गठित कर ली गई है। वर्ष 2017 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति यह ध्यान दिए बिना कि वह कहां से जुड़ा है, एक नए संकल्प, नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ प्रयास करे, तो हम अपनी सामूहिक शक्ति से आजादी के 75वें वर्ष 2022 में पूरे देश का परिदृश्य बदल सकते हैं। यह भारत एक नया भारत होगा। यह
यह सुरक्षित, समृद्ध और सुदृढ़ भारत होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारियों से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक की कल अध्यक्षता की। पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह से समारोहों के लिए उपराज्यपाल ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत के लिए कई यादगार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सरकार ने अब कारों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 1 अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नए मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करनी होगी। 31 अगस्त से मौजूदा मॉडलों में भी एयरबैग फिट करना होगा। चालक के साथ वाली यात्री सीट पर एयरबैग न होने से दुर्घटना की स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है। मंत्रालय की अधिसूचना सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के सुझावों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं के अनुभव आप तक पहुंचाकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा है। आज हम असम के कामरूप की पर्यावरणविद पूर्णिमा देवी बर्मन की उपलब्धियां आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्णिमा बर्मन ने सारस पक्षी की लुप्त होती प्रजाति धेनुक के संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रयास किए हैं। सारस की ये प्रजाति कंबोडिया और भारत में पाई जाती है। भारत में धेनुक पक्षी असम और बिहार में मिलते हैं। असम इनके लिए सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। पूर्णिमा बर्मन बताती हैं कि इन पक्षियों के प्रति नकारात्मक धारणा के कारण लोग इनका अपने आसपास रहना पसंद नहीं करते थे। पूर्णिमा ने स्थानीय 400 महिलाओं का दल बनाकर लोगों को इन पक्षियों के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। इनके संरक्षण के लिए उन्होंने हार्गिल आर्मी की स्थापना की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री बर्मन ने इन पक्षियों की संख्या में वृद्धि का कारण साझा किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा स्थापित कृत्रिम प्रजनन मंच मददगार साबित हुआ है। प्रजनन कार्यक्रम के बाद असम में इन पक्षियों के 270 घोंसले हैं। 400 महिलाएं हरगिला सेना का एक हिस्सा हैं, जो इन पक्षियों के संरक्षण के लिए काम करती हैं। Our policymakers and all are concerned about mega species only. So, but we have so much other biodiversity, other unknown species, unexplored species. So we have to think on that, and definitely our greater resident stork might represent the voice of all other species which are still unexplored and which we might have to protect very well. And that is the concern. पूर्णिमा देवी बर्मन को धेनुक संरक्षण के लिए नारी शक्ति और ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। दीक्षा सक्सेना के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। देश में अब तक 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 68 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्हें पहली डोज दी गई है। 32 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के 21 लाख से अधिक लोगों ने और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के 3,13,000 से अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली है। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था और अग्रणी कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लगाने का काम 2 फरवरी से प्रारंभ किया गया था। टीकाकरण का नया चरण 1 मार्च से शुरू हुआ है। भारत में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत अब तक कोविड वैक्सीन की 461,66,000 खुराक कई देशों को भेजी गई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें से 71,05,000 खुराक अनुदान के रूप में और 288,40,000 वैक्सीन व्यावसायिक तौर पर भेजी गई हैं। ये वैक्सीन 47 देशों और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भेजी गई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड स्थिति की समीक्षा की और कहा कि यदि अगले 3 दिनों में संक्रमण में कमी नहीं आती है तो भोपाल और इंदौर में 8 मार्च से रात का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इंदौर और भोपाल में पिछले दिनों कोविड मामलों की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सावधानियां बरतना और सख्ती करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर में लंदन वेरिएंट से प्रभावित 6 मरीज मिले हैं। लंदन वेरिएंट की संक्रामक क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक है। इंदौर में पिछले सप्ताह प्रतिदिन औसतन 151 प्रकरण बढ़े हैं। इसी प्रकार भोपाल में 78 प्रकरणों की प्रतिदिन औसतन वृद्धि हुई है। इंदौर में पिछले 15 दिनों में प्रकरणों की संख्या दोगुनी हो गई है। समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल 10,216 नए मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना के 88,000 से अधिक मरीज हैं। राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93.52% है। मृतकों की कुल संख्या 52,393 पहुंच गई है। वायरस से मृत्यु दर 2.38% है। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसनन ओंगबांगफान को और पुरुष सिंगल्स में श्रीकांत ने थाईलैंड के ही कैंटाफन वांगचेरियान को पराजित किया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। यूरोपियन हॉकी श्रृंखला में भारत की पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज बेल्जियम के एंटवर्प में ब्रिटेन से होगा। श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने जर्मनी को 6-1 से हराया। जर्मनी के साथ दूसरा मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन भारत पहली पारी में 7 विकेट पर 294 रन से आगे खेलेगा। वॉशिंगटन सुंदर 70 रन और अक्षर पटेल 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत पहली पारी में 89 रन से आगे है और उसके 3 विकेट बाकी हैं। कल ऋषभ पंत ने 118 गेंद में 101 रन की शानदार पारी खेली। इंग्लैंड के पहली पारी में 205 रन हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी है। हिन्दुस्तान ने एक दिन में रिकॉर्ड 14 लाख लोगों के कोविड टीकाकरण के गर्व के पल बताते हुए लिखा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अव्वल रहा भारत अब टीकाकरण में भी दुनिया के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहा है। दैनिक भास्कर की पहली खबर है, देश में उत्साह, वैक्सीन लगवाने में आम बुजुर्ग भी आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का PLI योजना को लेकर बड़े ऐलान के बारे में 520 अरब डॉलर की वृद्धि होने की खबर पंजाब केसरी में प्रमुखता से है। पत्र आगे लिखता है, सरकार घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, PLI योजना से बढ़ेंगे रोजगार। गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री के संबोधन को हरिभूमि ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, पीएम मोदी परखेंगे स्वदेशी सैन्य उत्पादों की क्षमता। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु से जुड़े ड्रग्स मामले में लगभग 11,700 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल होने को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, करीब 200 लोगों के बयान शामिल, पूरक आरोप पत्र भी होगा दाखिल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुछ बदलाव की खबर सभी अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, संशोधित डेटशीट जारी, 2 से 3 परीक्षाओं की तारीख बदली गई। QS रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय के दबदबे पर दैनिक जागरण ने लिखा है, भारतीय संस्थानों में DU का प्रदर्शन उत्कृष्ट। जनसत्ता की खबर है, भारत में हर वर्ष प्रति व्यक्ति 50 किलो खाने की बर्बादी होती है। पत्र ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का 17% भाग बेकार हो जाता है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा क्योंकि दूसरी तरफ दुनिया भर में 69 करोड़ लोग भूख से प्रभावित हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत को आशा है कि चीन आपसी सहमति से लद्दाख से सेना हटाने का काम शीघ्र ही पूरा कर लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से सक्षम नीति, कानून और नियमों के साथ व्यवहार में बदलाव के जरिए प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनावों के लिए 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली से चुनाव लड़ेंगे।
तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की। रूपरेखा तय करने के लिए समिति की पहली बैठक सोमवार को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जबलपुर में राज्य न्यायिक अकादमी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने वाहन निर्माताओं को चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के निर्देश दिए। और खेलों में यूरोपियन हॉकी श्रृंखला में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज ब्रिटेन से होगा। और क्रिकेट में इंग्लैंड के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत पहली पारी में 7 विकेट पर 294 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।